हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा, है ना। लेट मी सी रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो भाई, आज का बड़ा आसान सा टॉपिक है। सेटल हो जाने दो पहले। हाँ, बहुत आसान टॉपिक है आज हम तुमसे बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट टफ पेपर। व्हाट इफ एग्जाम में पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आ जाए तो आप क्या करिएगा, कैसे उसको अटेम्प्ट करिएगा, है ना। कोई तो आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना कि कैसे क्या करना है, क्योंकि देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि सी ये सब हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि री एग्जाम्स जो होते हैं दोज आर नॉर्मली जनरली टफर देन द ओरिजिनल जो प्रीवियस एग्जाम होता है, टफर देन पुराना वाला एग्जाम, है ना, पुराना वाला। और मोर ओवर गोइंग बाय द नेचर ऑफ अवर चेयरमैन साहब, तो देर आर हाई चांसेस कि पेपर थोड़ा सा ऑन द डिफिकल्ट साइड हो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो भाई तुम्हारी तो चांदी है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दिस आई वुड वांट टू शेयर फ्यू स्टोरी और फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। मैं एक बड़े अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ यार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैंने इंजीनियरिंग करा है भोपाल से, NIT भोपाल से। उसके बाद हमने गेट की परीक्षा दी। गेट में आई गॉट गुड रैंक इन हंड्रेड्स, है ना, थ्री डिजिट का था, 100 में था। उसके बाद हम एक बड़े दिल्ली के बहुत ही बड़े रेप्यूटेड कोचिंग संस्थान में हमने पढ़ाया, जो कि IIT और मेडिकल की तैयारी करवाते थे। फॉर अराउंड 2 years वहाँ पे हमने फिजिक्स पढ़ाया, ठीक है। आफ्टर दैट आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई वेंट फॉर सिविल सर्विसेज का कोचिंग इन बाजीराम, ठीक है। देयर आई मेट योर फेवरेट रोहित भाई, ठीक है। रोहित भाई IIT से पढ़े हुए हैं। इन्होंने भी कोई प्लांट है, थर्मल प्लांट है, वहाँ पे काम किया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और काफ़ी अच्छी। तो यू कैन गेस कि जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरी सैलरी कितनी थी उस समय में। ये बात हो रही है 15 की। उस समय लैक्स में सैलरी थी हमारी और इनकी भी, है ना, रोहित भाई की भी। वी बोथ लेफ्ट आवर जॉब, वी केम हियर। हमने उस साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, वी पास्ड आवर प्रीलिम्स। you'll be happy and elated to know, जो वेल विशर है हमारे, वो बहुत खुश होंगे ये जान के कि हम लोग कभी प्रीलिम्स फेल नहीं हुए हैं। इनफैक्ट द 3 of us इंक्लूडिंग तिवारी भाई, हम लोग कभी भी प्रीलिम्स फेल नहीं हुए, हमेशा प्रीलिम्स पास किया है हम लोगों ने। वी पास प्रीलिम्स, मेंस नहीं निकल पाया दैट ईयर, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। फिर ड्यू टू सम रीजन और दी अदर हमको अपना ओरिएंटेशन शिफ्ट करना पड़ा। हम फिर ESE के एग्जाम, हमारा मेजर फोकस हो गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, जो कि UPSC कंडक्ट करवाती है। और रोहित भाई स्टिल रिमेन्ड हियर, है ना। आगे की कहानी और भी है, सब बताएंगे। अभी आज हम अपने पे रहते हैं, ठीक है। इसरो का एग्जाम क्वालिफाई किया है मैंने। IB एक एग्जाम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये क्वालिफाई किया है। एक पेटेंट के लिए एक टेक्निकल एग्जाम होता है, ये हमने क्वालिफाई किया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज तो आप जान ही रहे हैं, हमने 2 बारी क्वालिफाई किया है ये। UPSC की इंटरव्यू हमने 3 बारी फेस की है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मुझे बोस्ट नहीं करना है अपने बारे में कि मैं कभी नहीं बताता हूँ ये चीज़ें। मुझे आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे, देखेंगे ये वीडियो, जो कि हमें नहीं जानते होंगे। हमारा चैनल इतना बड़ा तो है नहीं ना, 1000K में सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, 100 of Ks में हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है। तो कुछ बच्चे होंगे जो पहली बार मुझको सुन रहे होंगे, तो उनको जो मैं आगे चीजें डिस्कस करने वाला हूं, उनको इस चीज पे थोड़ा भरोसा रखना होगा कि हाँ, जो आदमी कह रहा है वो ट्राइड एंड टेस्टेड बात कह रहा है, वो ऐसा कुछ भी फेक नहीं रहा है, कहीं से वीडियो सुन के नहीं आया है, कोई किताब नहीं पढ़ के आया है। वो जो कह रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। सी, अगर मैं चाहता तो इसको मैं बहुत घुमा के बहुत सारी चीजें इसके इर्द गिर्द में बना सकता था, बट नहीं। रोहित के बारे में बता देते हैं तुमको। वैसे रोहित को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट रोहित के बारे में भी तुमको बता देते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज रोहित भाई ने भी निकाला है, बट वो इंटरव्यू देने नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो सिविल सर्विसेज उनका पहला प्यार था, और जो कि अभी भी है ना। सिविल सर्विसेज उनका पहला प्यार था और वो इसमें ज़्यादा फोकस्ड हैं। हमारी कहानी कुछ अलग थी, हम कुछ और करना चाहते थे, कुछ और हमारी प्रायोरिटीज़ थोड़ी बदल गई थी, तो हमें एक जॉब चाहिए था, तो हमने सिविल सर्विसेज छोड़ के इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ अपना रुख करना पड़ा। नाउ लुक, अब काम की बात पे आते हैं। एज ऑन डेट देयर विल बी 3 types ऑफ स्टूडेंट, सॉरी डियर, एज ऑन डेट 3 तरह के विद्यार्थी होंगे, 3 types ऑफ स्टूडेंट। एक, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, जीरो स्टडी,
और बहुत चिलैक्स होंगे, बहुत रिलैक्स कर रहे होंगे, ठीक है, इनका एम है 68th, तो इनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, या फिर 69th या फिर 70th, पंचवर्ष की योजना है, इनके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। एक तरह के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पढ़ाई अच्छी खासी करी है, मतलब गुड एट स्टडीज, गुड पढ़ाई करी है बट नर्वस बड़ी है। और एक विद्यार्थी होगा जो पढ़ाई एवरेज किया होगा बट कॉन्फिडेंट है भाई, वो इसका पास करने का चांसेस ज्यादा है, तुम्हारा पास करने का चांसेस कम है। तो तुम भाई यहां से यहां फॉल करो ना, अभी सारा गेम जो है ना इसका है। तुमको क्या लगता है परीक्षा किस चीज का गेम है? नॉलेज का। जो कहता है ना परीक्षा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का गेम है, नहीं भाई, परीक्षा 50% नॉलेज है, 50% टेम्परामेंट है। तो आपका टेम्परामेंट है या नहीं ये आप खुद डिसाइड करिए ना। हाई ऑन कॉन्फिडेंस। तुमको बताते हैं, अब एक कहानी तुमको सुना देते हैं। हम जब पहली बार इंजीनियरिंग सर्विस का परीक्षा देने गए थे ना, जब हम पहली बार परीक्षा देने गए तो हमारा तैयारी बहुत जीरो, मतलब बहुत एवरेज तैयारी था, बिलो एवरेज तैयारी था, बिलो एवरेज था। लेकिन आई हैड नथिंग टू लूज, मतलब हम सोच के गए थे नहीं पास करेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमको नहीं आता था, मतलब क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा, वो टॉपिक मेरा पढ़ा ही हुआ नहीं है। बट उसमें क्या था ना, डिजिट्स होते थे, है ना, और ऑप्शंस दिए थे 4, हमको नहीं समझ में आया, हमको जीरो आइडिया है क्वेश्चन के बारे में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखे कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। डिवाइड करके देखे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये सब कब, जब हम अपना सारा हथियार यूज कर चुके हैं, सारा नॉलेज हम यूज कर चुके हैं, उसके बाद हम ये सब काम कर रहे हैं। अंडर रूट लेके देखे, एक ऑप्शन मैच किया, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके हम उसको टिक मार के आगे, हमको समझ ही नहीं आया हम क्या किए हैं और क्यों किए हैं, मतलब जीरो आइडिया था क्यों किए हैं। 3 नंबर था, 2 को मल्टीप्लाई किए, एक उसे डिवाइड किए, देखे वो आंसर मैच कर रहा है, हम बोले चलो यही आंसर होगा, एंड वही आंसर था। तो ये सब आपको ना एग्जाम हॉल में ये सब सोचना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब देखो, अगर परीक्षा का पेपर डिफिकल्ट है, अगर पेपर काफी डिफिकल्ट है, लेट अस से, तो देखो भाई, जो हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ पिछले 4-5 महीने से हैं, या फॉर दैट मैटर जो उससे पहले से भी हैं, उनकी बल्ले बल्ले है, बेल्ला बेल्ला, बेल्लो बेल्लो बेल्ला बेल्ला जो भी है उनकी, ठीक है, बल्ले बल्ले। हम बल्ले बल्ले वाला आदमी है भाई, हमको बेल्ला बेल्ला नहीं आता है ना, उनकी बल्ले बल्ले है। दे शुड बी वेरी हैप्पी कि हाँ डिफिकल्ट पेपर आया है, क्योंकि हमने आपको ना लूसेंट नहीं पढ़ाया है ना, लूसेंट में लाफर कर दिया है जी। हाँ बताओ तनी, ये सब लूसेंट में दे सकता है? बताइए जरा, टैक्स कलेक्टेड वर्सेस टैक्स रेट, लूसेंट पढ़ाएगा ये सब? लूसेंट में पढ़ाया होगा? फिलिप कर्व, लॉरेंस कर्व, ये सब लूसेंट का छोड़ो, क्या बोले, बुक सब बढ़िया होता है, लेकिन लूसेंट पढ़ के आप नहीं पास करिएगा। अब तो हमने आपको लूसेंट से नहीं पढ़ाया, हमने आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड किताबें पढ़ाई हैं यार, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाई हैं, है ना। तो इसलिए यू शुड बी वेरी हैप्पी कि आपको आपका एग्जाम जो है डिफिकल्ट हो। मतलब अगर मेरी तैयारी बहुत अच्छी होती, मैं ये एग्जाम दे रहा होता, तो मैं विश करता कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आए। क्यों डिफिकल्ट आए? पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है कि अगर पहले 95% आ रहा था अब 90% आएगा, क्योंकि इसको तो भाई स्क्रीनिंग मेथड है ये ना, इसमें टॉप को उसको 10,000 बच्चे लेने हैं, तो डिफिकल्ट आएगा तो ठीक है, आपकी मतलब ज्यादा डिफरेंशिएट कर पाएगा वो एवरेज स्टूडेंट में और अबव एवरेज स्टूडेंट में। और अगर एवरेज सा पेपर आ गया तो एवरेज बच्चा का भी 100 नंबर आएगा, अबव एवरेज का भी 101 नंबर आएगा, वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी पेपर कोई सेट करता है, टफ पेपर होता है ना, तो शुरू के 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन लगातार टफ दे देगा, या फिर लास्ट के क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन लगातार टफ दे देगा। ये तो स्टार्ट में होगा ये कहानी, या एंड के क्वेश्चंस में ये कहानी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम शुरू का 5 मिनट ना इस चीज को तुम फॉलो करना, शुरू का 5 मिनट एक बार ना गो थ्रू कर जाना, पन्ना पलटना, सारे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पन्ना पलटना। बेस्ट पार्ट क्या होता है ना इस एग्जाम में, या फिर जो हम देते थे इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम जो हम देते थे, एक टॉपिक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन एक के जगह रहता है, मोस्टली 5 से 10 सवाल एक के जगह रहेगा। हम जब देते थे तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा फेवरेट एरिया हुआ करता था, उसका सारा क्वेश्चन एक जगह होता था, और हम एग्जाम में हमेशा पहले इसी को अटेम्प्ट करते थे, खोजते थे कहाँ है। खैर आपको ये नहीं करना है, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर शुरुआत में और लास्ट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं तो आप बीच से शुरू करो, आप एक बार स्क्रीन कर लो पेपर
पेपर को 5 मिनट में, और आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये आसान सवाल है, उसको टिक मारते जाओ, जो जो आसान मिलते जाए उसको टिक मारते जाओ। डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटकना ही नहीं है। शुरू के 1 घंटे में आपको ये वाली एक्सरसाइज कर लेनी है, जो आसान सवाल है उसको टिक मारिए। दूसरा अदर मेथड हो सकता है, आप अपना फेवरेट एरिया खोज लो। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका फेवरेट एरिया है, या फिर बिहार स्पेशल आपका फेवरेट एरिया है, करंट अफेयर्स को हम फेवरेट एरिया नहीं मानेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स कभी भी कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। तो अनलेस कि आपने साल भर करंट अफेयर्स ही पढ़ा है, स्टैटिक छोड़ गया, तो वो आपका फेवरेट एरिया नहीं हो सकता है। बिहार स्पेशल हो सकता है, साइंस हो सकता है। अगर ये सब है तो साइंस का तो तुमको 30 सवाल लगातार ही मिल जाएगा, तो पहले इसी को अटेम्प्ट कर लो। सबका फेवरेट एरिया अलग होता है ना, किसी का मॉडर्न हिस्ट्री, उसका भी तुमको 15-20 सवाल लगातार मिल जाएगा। उसको अटेम्प्ट करके कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर करिए। 1 घंटा में आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन, 70 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। और तुम ये मत सोचना, तुम ये कभी मत सोचना कि 80 सवाल बाकी है, गधा हो गया। 70 सवाल तुम अटेम्प्ट किए, 65 को तुम्हारा सही होगा, उसके बाद तुमको 85 को सवाल तो बाद में बनाना है। मैथ्स के लोग, जो मैथ्स के तुर्रम खां लोग हैं, स्टार्ट में कभी भी मैथ्स मत करना। शुरुआत में कभी मत करना। हमारे जैसे भी तुम कितना भी तेज हो मैथ्स में, शुरुआत में मत करना भाई। 1 घंटा में तुम कम से कम अपना फेवरेट एरिया 60-70 सवाल बना लो, उसके बाद मैथ्स अटेम्प्ट करना। और मैथ्स के लिए 15 से 17 मिनट से ज़्यादा मत देना बॉस। 17 मिनट्स मोर देन एनफ है मैथ्स के लिए। इससे ज़्यादा दे रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ से छोड़ के बाकी सब में दिमाग लगाना शुरू कर दो। यहाँ 6 को 7 को बना है, वही रहने दो। बाकी में सी या बी मार दो, लास्ट में देख लेना क्या मार सकते हो। उसके बाद इधर वाले में अब दिमाग लगाना शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं, एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा टिप है ये। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी अराउंड यू। एग्जाम में बहुत सुंदर सुंदर लोग आएंगे, आपके आसपास होंगे, लड़का लोग, वहाँ ऑप्शनल पूछने नहीं लगना क्या ऑप्शनल है आपका, हम आपका मदद कर दें कि नहीं। तो ये सब में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। 2 घंटा का बात है यार, 2 घंटा डिस्ट्रैक्ट मत हो। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होना, जिंदगी में क्या रखा है, 2 घंटा बचा हुआ है, उसको तुम अच्छे से कर लो, है ना। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है लाइफ में। लड़की लोग भी, तुम भी स्मार्ट लड़का सब देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना भाई। स्मार्ट नहीं, हैंडसम लड़का देख के, ठीक है, ब्यूटीफुल लड़की देख के। बाकी हम एक और वीडियो हम सोच रहे हैं एग्जाम से 1 आध दिन पहले लाएंगे, बट ठीक है, अभी तो इस पे बात कर लेते हैं। ऑप्शन ई जो है ना, हमारे हिसाब से वो आपका हेल्प करता है। पर्सनल मेरा ओपिनियन ऐसा है। अब मान लो कोई सवाल आया कि धान कहाँ कहाँ उगता है, तो तुम इसमें एक ऑप्शन मारोगे, तुमको ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। धान कहाँ कहाँ उगता है, चुपचाप से नन और मोर देन 1 में ऑप्टिक मार के निकलो। तो आपको ये सोचना होगा, एक की जगह थोड़ी ना धान उगेगा जी, एक के जिला में, है ना। तो मोर देन 1 आंसर होगा। तो आपको इस तरह से अपना दिमाग लगाना होगा और ऑप्शन ई को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना होगा। वैसे तो है ये आयोग के एडवांटेज के लिए, बट आपको इसको अपना एडवांटेज के लिए यूज करना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। वैसे अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें ऑप्शन ई आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ए बी सी डी में ही आप खेलेंगे, आपको ई की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है। लेकिन कोई जनरल सा सवाल है, जैसे धान कहाँ उगता है, गेहूं कहाँ उगता है, ठीक है, इसमें मोर देन 1 होगा ना भाई, इसमें 1 से ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हमको आज आपसे करनी थी। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, जो लोग वीडियो के नीचे गाली देते हो, नहीं पास करोगे तुम भाई, क्यों ऐसा कह रहे हैं नहीं पास करोगे। पीटी पास कर सकते हो, मेंस पास कर सकते हो, इंटरव्यू नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि इंटरव्यू में चेक होता है तुम्हारा पर्सनालिटी। तुम्हारा पर्सनालिटी ये गाली देने वाला है, तो तुम वहां फेक कैसे करोगे इंटरव्यू में। तो जब हम आपको शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है ना भाई। ये ऐसे थोड़ी है गांधी जी बोले हैं या बड़े लोग बोलते रहे तो इसलिए हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। इस सब का रिलेशन है आपके परीक्षा पास करने से। अगर आप अच्छे इंसान नहीं होंगे तो आप अपने इंटरव्यू में इस चीज को अच्छा होने का नाटक नहीं कर पाएंगे आप, और अच्छा होने का नाटक नहीं करिएगा तो नंबर कम मिलेगा। यदि आप सही में जेन्युइन इंसान है, अच्छे इंसान है, बड़ों की इज्जत करते हैं, पशु पक्षी से प्यार करते हैं, सेक्युलर इंसान है, तो ये आपका इंटरव्यू में झलकेगी ये सारी चीजें। और जब ये झलकेगी, क्योंकि आपको ये फेक नहीं करना पड़ेगा, दैट विल कम नेचुरली टू यू, और जब ये वहां पे रिफ्लेक्ट होगा तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। बहुत ऑब्वियस बात है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ हम फेक आईडी से जाके सर को गाली दे देंगे, मम्मी भाई बहन का, और लंबा लंबा पोस्ट लिख देंगे कि इस मास्टर को कुछ नहीं आता है, खाली सेक्युलर होने का नाटक कर रहे हैं,
अगर आप में इतना गट्स है and you really believe in these things, in these ideology, come with your original ID, and talk to me. Have a discussion over anything which you want to have. I'm always ready. On weekends, not on weekdays. I have other things to do also. ठीक है, चलो, let's not get deviated from the topic. यही हम आपको बताना चाह रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा अगले वीडियो में बताएंगे. आज के लिए इतना ही. ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, मनोबल टाइट रखिए, रोहित भाई जैसा कहते हैं. और आर फॉर रिविजन है, अभी आर फॉर रिविजन. कुछ भी नया चीज मत पढ़िए, रिवाइज करिए. रिवीजन इज द की. जो जितना ज्यादा रिवाइज करेगा उसका पास होने का चांसेस उतना ज्यादा है. अब नया चीज पढ़ोगे तो तुम अपने आप को 68वीं के लिए तैयार कर रहे हो, 67 तुम्हारे पहुंच से बाहर हो रहा है. नई चीज नहीं पढ़िए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए. ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले वीडियो में.